हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सीटेट 7 जुलाई अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2024 में उसके 10 क्वेश्चंस यहाँ तक मैंने कराए थे आपको। ठीक है, मतलब हम सब ने मिल के करे थे यहाँ तक का। ठीक है, अब चल रहे हैं हम आगे नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ। तो मूव करते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच पैडागोजिकल अप्रोच, कौन सी पढ़ाने की अप्रोच है, ठीक है, वुड बी अडॉप्टेड बाय टीचर्स, एक टीचर को अपनानी चाहिए हु फर्मली बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविज्म टू टीच कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग और सिंकिंग के, तैरने और डूबने का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए कौन सा, अगर कोई टीचर संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखता है तो कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अब आप ये आंसर मुझे खुद बताएंगे। इस पेपर में जो टिक लगे हुए ना उनको छोड़ दीजिए, आप अपने आप सोचिए। क्या लेक्चर मेथड सही रहेगा? क्या शोइंग वीडियोस, बच्चों को सिर्फ वीडियोस दिखाना, शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्या सिर्फ उनको पीपीटी दिखा दें, या फिर हम उनको बोलें कि आप खोज करो, आप निर्देशित खोज करो। ठीक है, क्योंकि तैरना और डूबना है तो हम क्या बता सकते हैं उनको। देखो ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल आंसर इसका सही। देखो तैरना और डूबना, यानी कि अगर हम उन्हें कह दें कि बच्चों देखो ये पानी का ग्लास है, अब मैं उनको क्या दे रही हूँ, निर्देशित खोज, गाइडेड डिस्कवरी मैं बता रही हूँ। आप आओ, एक में आप पेपर का बॉल बना के डालो, एक में लोहे की कोई चीज़ डालो, तो कौन सी सिंक कर गई, कौन सी फ्लोट कर गई। तो इससे मैं उनको सिंकिंग और फ्लोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, तो एज अ टीचर सोचना है आपको कि आप उनको लर्निंग बाय डूइंग सिखाओगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद में एक टीचर क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग सिखाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। अब देखो यहाँ पे इसी से समझ जाओ, मीनिंगफुल लर्निंग है, सार्थक है, मीनिंगफुल लर्निंग, इफेक्टिव मेमोरी, मेमोरी से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, मेमोरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक लर्निंग के लिए कौन सी सही तरीका नहीं है। देखो देखते ही पता चल जाएगा, आप खुद बता दोगे। रोट रिहर्सल, मैंने आपको पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स लिखवाए थे मैंने आपको पहले बताया था, रोट, रटवाना, रटना, रटना नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। मैंने कहा था ना आपको, जब नेगेटिव पूछा जाए नॉट, नॉट, अब कौन सा आंसर होगा, वही आंसर होगा जब पूछ रहा है कि नॉट। तो रटवाना सही ऑप्शन नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, ये कोई इफेक्टिव टेक्निक नहीं है कि बच्चों को सिर्फ रटवा दो और दोहराव करवा दो। ठीक है, बल्कि स्मृति सहायक विधियाँ, विस्तृत दोहराव, यानी वो रिहर्सल है, संकल्पना चित्रण, ये सब सही हैं, लेकिन ये नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग। इनमें से कौन सा नहीं है, देखो फिर से नहीं है वाला आ गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बढ़िया तरीके से फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग का। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है, नहीं है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। इट इज़ ओपन एंडेड एंड अलाउज फॉर मल्टीपल आंसर्स, ये तो पॉजिटिव है, यानी कि ये तो है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, नहीं है। सबसे ज़रूरी है सीटेट के अंदर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा कि नॉट कहाँ पूछा है, नहीं है। ठीक है, ये तो सही है, ये तो होता है। इट इज़ बेस्ड प्राइमरीली ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्या ऐसा है, क्या सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होती हैं चीज़ें, स्पेशली जब हम आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड चीज़ें कर रही हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है, रुकना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम कर रहे हैं तो एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए इवैल्यूएट करने के लिए। इट प्रमोट्स हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिल्कुल सही, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा गलत है फिर, ये। ठीक है, जो इन्होंने पूछा है ना ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आप इसमें लगाओगे कि सिर्फ तथ्य आधारित नहीं होती है क्रिटिकल थिंकिंग, तो इन्होंने नॉट पूछा है ना, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसीलिए सीटेट में क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, बिल्कुल ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपका आ गया एजर्शन और रीजन। क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव। क्लासरूम पेडागोजी कैसी होनी चाहिए? शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सही है? अगर सही है तो क्यों? भाई इन्होंने कहा कि क्लासरूम में जो शिक्षण का तरीका है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि छात्रों की ज़रूरत को, अगर वो डाइवर्स कल्चर से आ रहे हैं, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो छात्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो हर बच्चे की नीड पूरी हो पाएगी ना। दूसरा क्या कहा है? तो एजर्शन तो बिल्कुल सही है। अब रीज़न पढ़ लेते हैं। इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू बाय स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड असेसमेंट। क्या इक्विटी क्लासरूम में सिर्फ तभी हो सकती है जब स्टैंडर्डाइज करिकुलम और असेसमेंट होगा? नहीं, गलत है ये तो, पढ़ के ही पता चल रहा है। अब गलत क्यों है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी है क्या। देखो, इक्विटी का मतलब ये होता है, एक होता है इक्वालिटी। इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले समझ लो इक्वालिटी क्या होता है स्टूडेंट्स। इक्वालिटी का मतलब होता है समान, बिल्कुल एक समान। अगर मेरी क्लास में इंक्लूसिव क्लास है, एक बच्चा विकलांग है, वो बैसाखी के सहारे चलता है, एक बच्चे को आँखों से थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी बच्चे नॉर्मल हैं। मैं जूते लाई तो मैं सभी के लिए लाई, मैंने ये नहीं देखा कि एक बच्चा विकलांग है मैंने उसको भी जूते दिए, मैंने जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको भी जूते दिए, और जो बच्चे नॉर्मल है मैंने सबको जूते दिए। यह है इक्वालिटी, यानी समानता। मैंने सबके साथ समान व्यवहार करा, ये इक्वालिटी थी। लेकिन इक्विटी क्या है? इक्विटी का मतलब है जिसकी जैसी नीड है, जिसकी जैसी ज़रूरत है, मैंने उसको उस तरीके से संसाधन दिए। यानी एक बच्चा जो विकलांग है, जो बैसाखी के सहारे चलता है, तो हम उसके लिए नई बैसाखी लेकर आए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सके। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, जिसको दिखाई नहीं देता है आँखों से, उसके लिए हमने जो हियरिंग एड्स हैं, क्योंकि उसको दिखाई तो कम देता है, और टैक्टाइल चीज़ें जिनको वो छू के पढ़ सके अच्छे से, बुक्स ला के दी उसको ब्रेल में। तो ये इक्विटी है, मैंने सब बच्चों को समान कर दिया, क्योंकि जिसकी जैसी ज़रूरत थी मैंने उस बच्चे को वैसा सामान दिया। जो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप था, पैरों में दिक्कत थी, उसको मैंने बैसाखी ला के दी। जिसको विजुअली दिक्कत थी उसको मैंने ब्रेल की किताबें ला के दी। कोई बच्चा बहरा होगा तो हम उसको जो देखने के लिए साइन लैंग्वेज है वो हम उसको कराएंगे, ठीक है। तो इक्विटी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं क्वेश्चंस इसमें सीटेट में, ठीक है। तो अब आप खुद बताएंगे कि ये तो गलत हो गया, ये सही है, यानी कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, जागृति हैज़ लर्नड कि उसका जो डॉग है रस्टी, वो एक गोल्डन रिट्रीवर है। जागृति को पता चला कि उसका कुत्ता रस्टी गोल्डन रिट्रीवर है, लेकिन अब जब वो किसी दूसरे डॉग को देखती है जो बिल्कुल उसके कुत्ते की तरह लगता है, हालांकि नस्ल अलग है, लेकिन उसको क्या लगता है, उसको भी वो डॉग ही बुलाती है। जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी कौन सा कॉन्सेप्ट, अभी जो बच्ची है जागृति, वो कौन से कॉन्सेप्ट में है, अभी कौन से कॉन्सेप्ट को दिखा रही है वो बच्ची, बताइए जल्दी से। आपने जीन पियाजे पढ़ा है, अच्छे से बताइए। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने, मुझे पता है आपको पता होगा, एसिमिलेशन। अभी उसने समायोजन किया है। ये ना तो ईगो सेंट्रिज्म को दर्शाता है, ना ही कंजर्वेशन ऑफ थॉट को, ना ही ऑब्जेक्ट परमानेंस को। ये एसिमिलेशन को दर्शाता है कि बच्चे ने आत्मसात कर लिया है, समायोजन कर लिया है कि ये कुत्ता है, ठीक है। अब ब्रीड कौन सी है उससे उसे फर्क नहीं पड़ रहा, 4 पैर, 1 पूंछ, 2 कान, उस बच्चे के लिए तो वो कुत्ता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, क्वेश्चन नंबर 16, हेरिडिटी इज टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल। हेरिडिटी, आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की क्या डैश निर्धारित करती है, क्या करती है, सेक्स, जेंडर, एकेडमिक सक्सेस या लर्निंग स्टाइल, बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। क्या करती है आप खुद बताएंगे मुझे, आपको आता है ये आंसर। हेरिडिटी से क्या कंट्रोल होता है बच्चे का, सेक्स, भाई लड़का होगा या लड़की ये तो पता चलेगा ना। एकेडमिक सक्सेस बता दोगे आप हेरिडिटी से, वो तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगी कि बच्चा कितने अच्छी पढ़ाई में कितना अच्छा होगा, वो इन्वायरमेंट कैसा, उसके मम्मी पापा उसे प्यार करते हैं, उसको सपोर्ट मिलता है कि नहीं, उसका लर्निंग स्टाइल क्या होगा, वो तो जो उसको टीचर सिखाएगा या बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के सीखेगा। जेंडर क्या है और सेक्स क्या है, देखो लिंग, ये है उसका लिंग,
ये है उसका जेंडर कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कुछ कन्फ्यूजन में भी आ जाएंगे, क्योंकि जिसका पेपर है उसने भी थोड़ा सा आंसर गलत लगा रखा है। इसका आंसर सेक्स होगा, आंसर नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन। इस बच्चे ने ये लगा दिया है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, सीखने की शैली हेरिडिटी से नहीं आएगी। जेंडर तो हम डिसाइड करते हैं ना, जेंडर तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। जेंडर तो हमने उसको दिया है कि अच्छा, हमने किसके आधार पर दिया उसको जेंडर, लिंग के आधार पर ही तो दिया कि उसका लिंग क्या है, उसका सेक्स क्या है, तभी तो हमने माना कि वो जेंडर क्या है, लड़का या लड़की। तो जेंडर तो होगा ही नहीं। शैक्षणिक सफलता तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगी, तो हेरिडिटी से क्या उसको मिलेगा बच्चे को, सेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, अब आप ये वाला ही ले लो, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पॉज कर लीजिए और अपने आप इसका आंसर दीजिए। और अब मैं आपको आंसर बता रही हूँ, तो आप पहले आंसर दे देना। ठीक है, मैच करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। 17 का आंसर है फर्स्ट। ठीक है, ओके, एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको कैसे है। टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लासरूम एंड एनकरेजिंग चिल्ड्रन ऑल्सो टू आस्क क्वेश्चंस रादर देन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। सही है, बिल्कुल सही कह रहे बेट। एक टीचर को क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए ना बच्चे से, और उसको एनकरेज भी करना चाहिए कि वो भी क्वेश्चंस पूछे। बिल्कुल सही है। ठीक है, रीज़न क्या दिया है इन्होंने, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी का मतलब है कि बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए। बिल्कुल सही, दोनों सही है। ठीक है, 17 का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया है। हालांकि ये होमवर्क रहा नहीं, फिर चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। दोहराव व बारंबार किए जाना वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है, किसकी विशिष्ट पहचान है। क्या बच्चे को ऑटिज्म का डिसऑर्डर है, क्या उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्या उसको ADHD है, क्या उसको सेरेब्रल पाल्सी है। मस्तिष्क पक्षाघात तो नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि वो ध्यान तो नहीं खींच रहा। अधिगान, उसको विकलांगता भी नहीं है, उसको है स्वलीन क्रम विकार। देखो, जब ऑटिज्म होता है ना, ऑटिज्म में बच्चा जो होता है वो आप कितने ही मना कर लो, लेकिन वो अगर वो गलती भी कर रहा है तो उस गलती को वो बार बार दोहराएगा। वो खुद आपसे ये कहेगा कि मुझे समझ नहीं आता मम्मी, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, आप समझाते हो मुझे लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मेरा अपने आप ही वो बिहेवियर रिपीट होता है। ऑटिज्म में ऐसा ही होता है बच्चों के साथ जिनको ऑटिज्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व। लर्नर्स क्या फील करते हैं, एंगेज्ड फील करते हैं और अच्छे से एक्टिवली इन्वॉल्व फील करते हैं। लर्निंग में कब फील करते हैं, आप खुद बताओ। एक्टिविटीज़ जब जुड़ी होती हैं कंटेक्स्ट से। फोकस ऑफ लर्निंग इज रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन। नहीं, अगर रटने वाली चीज़ें चल रही तो वो बच्चा नहीं करेगा उसमें फोकस। सोशल इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स की अगर आप इग्नोर कर दोगे तो भी बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा। देयर प्रायर नॉलेज इज डिस्कार्डेड। लो जी, पूर्व ज्ञान को तो आपने नकार ही दिया, तो ये तो तीनों ऑप्शन ही गलत हो गए। बच्चा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि उस एक्टिविटी में ही तो बच्चा इन्वॉल्व होगा ना और रिलेट कर पाएगा जो रिलेटेबल है कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। 10-10 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। देखो, स्लॉट में करो, कम क्वेश्चन करो। मैं आपसे ये कहूँगी एक दिन में आप कम क्वेश्चन करो, पर समझ के करो, इतने अच्छे से करो कि बहुत अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चे में क्या उनकी नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, IQ कम होता है। अब आप बताओ, जिस बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टी है उनमें, आप कंफ्यूज हो गए ना, तो देखो एक तो ये हो गया पुअर साइट, तो ख़त्म, इस ऑप्शन को तो गलत ही कर दो। क्या उनका IQ बहुत ज़्यादा लो होता है, ऐसा तो नहीं है। कई बार बच्चे को डिसलेक्सिया होता है पर IQ बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हमने वो मूवी देखी तारे ज़मीन पर, उसको लर्निंग डिफ़िकल्टी थी पर IQ बहुत अच्छा था जब किसी ने उसको स्कैफोल्डिंग दी, जब किसी ने उसको सपोर्ट करा। अब 2 ऑप्शन रहेगा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है,
तो वो भी नहीं होती। नियंत्रित तो कर लेते हैं, इमोशंस तो नियंत्रित कर लेते हैं। तो कन्फ्यूजन किस चीज़ में होती है? क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, वो भी डिसेबिलिटी भी नहीं है। तो उनको लेटर, उनको शब्दों में और अक्षरों में उनको दिक्कत होती है, जो एक से दिखते हैं, वो भी जो एक से दिखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड्स, अच्छे से अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और कोई डाउट हो, जो टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।